हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डी चैनल में। आज हम विजन आईएएस की 7th टेस्ट सीरीज का दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे और हर प्रश्न को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से दोस्तों कम से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और बीच बीच में दोस्तों हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपको याद हो जाए और आप किसी भी तरह से बोर ना हो सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन में पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जुड़ा हुआ घाटा शब्द संदर्भित करता है। ए, राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व घाटे के होने को। बी, चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे के एक साथ होने को। सी, चालू खाता घाटे और पूंजी खाता घाटे के एक साथ होने को। और डी है, बैंकों के गैर निष्पादक परिसंपत्तियों साथ साथ निगमों के ऋण भार में वृद्धि को। तो इन्हें से आपको बताना है कि कौन सा संदर्भित करता है जुड़ा घाटा को दोस्तों। तो अब हम देखिए दोस्तों, जो जुड़ा घाटा शब्द कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। किसी भी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे के एक साथ होने को ही कहते हैं दोस्तों जुड़ा घाटा कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अपन देखें दोस्तों, इसमें जो शब्द आया चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों। चालू खाता घाटा शब्द कहलाता है मतलब कि जो देश में आयातित होते हैं, मतलब कि जो आते हैं और जो कहीं से निर्यात होते हैं, जो वो उत्पाद होते हैं और सेवा और निवेशों के जो प्रवाह होते हैं उसको मापता है कौन, चालू खाता घाटा होता है। और दोस्तों जो राजकोषीय घाटा होता है ये क्या कहलाता है और जो दोस्तों राजकोषीय घाटा होता है ये क्या कहलाता है। तो ये किसी सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय की तुलना में आय के कम होने को संदर्भित करता है। इसे सामान्यतः अपन जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो गया आंसर नंबर बी। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन से भारत में 1991 का आर्थिक संकट उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी थे। पहला दिया है कि भुगतान संकट के संतुलन को। दूसरा है आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें को। तीसरा उच्च राजकोषीय घाटा को। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए दोस्तों। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो 1991 में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था उसके क्या क्या कारण थे। तो पहला दिया है कि भुगतान संकट के संतुलन को, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो भुगतान हो रहा था वो पूरी तरह से सरकार जो हो रही थी वो जो जितनी आवश्यकता थी भुगतान की वो पूरा आवश्यकता से कम भुगतान कर पा रही थी। यानी कि संकट जो था भुगतान संकट के संतुलन को नहीं बना पा रही थी। और जो दोस्तों दूसरा है कि आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतें, क्योंकि दोस्तों उस समय जो वस्तु आदमी को चाहिए होती थी उस समय जो जितनी वस्तु आदमी को चाहिए थी उससे अधिक, यानी मान के चलो कोई वस्तु यदि 5 रुपए की तो उस समय वही वस्तु 10 रुपए की मिलती थी दोस्तों। यानी कि आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतें। और जो तीसरा है कि उच्च राजकोषीय घाटा है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो राजकोषीय घाटा है उससे बहुत ज्यादा जो वो बढ़ गया था दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुपातिक कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। इस प्रणाली के तहत कर प्राधिकरण प्रत्येक करदाता पर उसकी आय के निरपेक्ष कर की समान दर प्रभावित करता है। दूसरा, कराधान की इस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा संसाधनों के पुनर्वितरण का उद्देश्य पूरा किया जाता है। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन देखिए दोस्तों, जो इसमें अनुपातिक कर प्रणाली शब्द आया ये क्या कहलाता है। सबसे पहले दोस्तों ये एक इससे मतलब क्या होता है कि निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के लिए क्या होगा दोस्तों, एक समान कर लगेगा। यानी कि दोस्तों जो पहला इसमें दिया है कि इस प्रणाली के तहत कर प्राधिकरण प्रत्येक करदाता पर उसकी आय के निरपेक्ष कर की समान दर प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो या मध्यम वर्ग का हो, तो सभी के लिए क्या होगी दोस्तों, एक समान कर आरोपित होगा। यानी सभी को एक समान भुगतान करना पड़ेगा कर का। यानी कि पहला बिल्कुल सही दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि कराधान की इस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा संसाधनों के पुनर्वितरण का उद्देश्य पूरा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें आया दोस्तों कराधान की प्रणाली, यानी कि जो दोस्तों कराधान की प्रणाली होती है वो आती है दोस्तों प्रगतिशील कर आरोपण के अंदर आती है, ना कि अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत आती है दोस्तों। जो इसमें कराधान की प्रणाली है ये दोस्तों प्रगतिशील जो कर आरोपण होता है उसके अंतर्गत आती है, ना कि अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि जो प्रगतिशील अनुपातिक कर होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। देखिए जो अनुपातिक कर होती है प्रणाली उसमें क्या होता है, सभी के लिए समान कर, समान जो ब्याज होता है यानी समान जो कर होता है वो लगता है सभी के लिए, कि सभी को एक समान कर यानी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन जो प्रगतिशील जो कर आरोपण होता है उसमें दोस्तों ये होता है कि जो उच्च वर्ग के हैं उनको ज्यादा कर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। और जो निम्न वर्ग के हैं उनको थोड़ा सा कर देना पड़ेगा, और जो मध्यम वर्ग के हैं उनको थोड़ा सा
अधिक कर देना पड़ेगा, यानी निम्न वालों से थोड़ा सा अधिक और उच्च वालों से थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जो दूसरा वाला है इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन से मांग जन्य मुद्रास्फीति का के कारण है। पहला दिया है सरकारी व्यय में वृद्धि, दूसरा दिया है आदानों यानी कि दोस्तों होता है श्रम या कच्चे माल का उच्चतम मूल्य, तीसरा दिया है कि निम्न ब्याज दर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें आपको बताना कि इसका कौन सा सही उत्तर है दोस्तों। इसमें शब्द आया है दोस्तों मांग जन मुद्रास्फीति। अब ये क्या कहलाता है दोस्तों? मांग जन मतलब कि जो वस्तु और सेवा की जो कुल मांग होती है वो कुल आपूर्ति से अधिक होने की स्थिति में ये मांग जन मुद्रास्फीति जो होती है वो उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है कि जो सरकार होती है वो व्यय में वृद्धि कर देती है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि जो श्रम होती है और कच्चे माल होते हैं उसमें वृद्धि करती है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो आदानों होता है यानी कि श्रम और कच्चे माल होता है ये दोस्तों लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाता है, ना कि मांग जन्य मुद्रास्फीति कहलाता है। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि निम्न ब्याज दर है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि निम्न ब्याज दर करेंगे तो जो मांग होती है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगी दोस्तों। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से किसकी गणना की जाती है। पहला दिया है निर्यात, दूसरा निजी हस्तांतरण, तीसरा दिया है निवल वाणिज्यिक उधारियां और चौथा दिया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इनसे आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो भुगतान संतुलन यानी कि जो अपन भुगतान करते हैं सरकार, उसका जो अपन संतुलन बना के रखते हैं उसमें कौन कौन से कारण जो वो यानी जरूरत पड़ती है उसकी। तो इसमें पहला दिया है कि निर्यात जो होती है उसकी, और दूसरा दिया कि निजी हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों जिसमें निवल और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिया है ये बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो निवेश होता है वो दोस्तों एक सेवा के जो व्यापार होता है उसमें आ जाता है, ना कि भुगतान संतुलन में आ जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले राजकोषीय नीति संबंधी उपाय हैं। पहला दिया है कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी, दूसरा है कि निजी व्यवसायों पर कर में वृद्धि करना, तीसरा है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा इसका सही आंसर है दोस्तों। तो अब इसमें शब्द आया दोस्तों राजकोषीय नीति संबंधी, यानी राजकोषीय नीति क्या कहलाता है दोस्तों? राजकोषीय नीति में यानी कि इसमें कर आरोपण हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया और सार्वजनिक ऋण में से संबंधित आर्थिक नीति होती है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी करना, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यय और ऋण तो आता ही है राजकोषीय में। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि निजी व्यवसायों पर कर में वृद्धि करना, ये भी सरकार यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों जो इसमें तीसरा दिया कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना, तो ये दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता, ये दोस्तों आरबीआई के अंतर्गत आता है, ना कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब पंचायत क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 7 है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय क्षमता को कम करती है, दूसरा उत्पादक मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो दिया मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो मूल्य होती है उसमें वृद्धि करना। दोस्तों इसमें पहला दिया कि मुद्रास्फीति जो होती है मुद्रा की क्रय क्षमता को कम करती है, क्योंकि दोस्तों इससे होता क्या है कि जब मूल्य में वृद्धि होगी दोस्तों तो उससे जो जिस व्यक्ति को यानी सामान खरीदना है, तो मान के चलो उसको कोई सामान 2 किलो खरीदना है, मान के चलो उसको शक्कर यदि 2 किलो खरीदनी है और वो 15 रुपए किलो है, तो वो 2 किलो 30 की खरीदेगा। लेकिन यदि उसी शक्कर का रेट यदि 30 रुपए किलो हो जाती तो वो दोस्तों उसको 1 किलो खरीदेगा, यानी कि क्रय क्षमता जो होगी वो कमी हो जाएगी उसमें। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि उत्पादक जो होता है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों उत्पादक न होकर इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो होता है दोस्तों उपभोक्ता होता है दोस्तों प्रभावित, ना कि उत्पादक होता है, क्योंकि उपभोक्ता उसी पर सब पूरी जो मुद्रा यानी मूल्य में जो वृद्धि होती है, जैसी वृद्धि होगी वैसे उपभोक्ता जो होता है उसको जो सामान खरीदेगा तो उसको बढ़कर सामान मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वो उपभोक्ता होता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि
विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उपयोग राष्ट्रों के मध्य सुचारू व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि इसका मूल्य मुद्राओं की एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें भारतीय रुपया सम्मिलित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना है आपको कौन सा सही आंसर है। अब दोस्तों इसमें शब्द आया विशेष आहरण अधिकार। ये क्या कहलाता है? मतलब कि दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि एसडीआर जो होता है वो कहलाता है दोस्तों विशेष आहरण अधिकार। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो इसमें पहला दिया कि इसका उपयोग राष्ट्रों के मध्य सुचारू व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। एसडीआर का उपयोग न तो मुद्रा के रूप में किया जाता है दोस्तों और न ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसा मुद्रा कोष होता है जिसमें सदस्यों देशों द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रा पर संभावित दावा किया जाता है कि ये इतना रुपये इसका हो सकता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि इसका मूल्य मुद्राओं की एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें भारतीय रुपया सम्मिलित है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है लेकिन इसमें भारतीय रुपया ना होकर दोस्तों इसमें अमेरिकी डॉलर है सम्मिलित। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो हो जाएगा। अब बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय प्रायोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, इसमें जानकारी मिलती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रायोज्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है। दूसरा, इसमें शेष विश्व से प्राप्त अंतरण जैसे अनुदान राशि एवं उपहार शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए दोस्तों राष्ट्रीय प्रायोज्य आय क्या कहलाती है दोस्तों, आय के संदर्भ में बताना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जो कहलाती है वो एक प्रकार की जो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तित कारक होते हैं उसी की एक कोटि होती है दोस्तों। और इसमें जो पहला दिया है कि इससे जानकारी मिलती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की प्रायोज्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि इसमें शेष विश्व से प्राप्त अंतरण जैसे अनुदान राशि एवं उपहार शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी एक और दो दोनों हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सूचकांक प्रकाशित किया जाता है या किए जाते हैं? पहला, कारोबार में सुगमता सूचकांक। दूसरा, मानव विकास सूचकांक। तीसरा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए कि विश्व बैंक के द्वारा जो सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। इसमें जो पहला दिया कि कारोबार में सुगमता सूचकांक, ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि जो कारोबार होते हैं उसके लिए बेहतर और समानता, सरल नियमों एवं संपत्तियों के अधिकारों के सुदृढ़ सुरक्षा को इंगित करती है, यानी कि जो विश्व बैंक होता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया कि मानव विकास सूचकांक यानी विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित करता है वो यूएनडीपी करता है दोस्तों, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो सूचकांक प्रकाशित करता है। और जो दोस्तों यानी कि दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं ये बताया जाता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन में, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी केवल एक और तीन हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है वो अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी का एक साथ अनुभव होता है। जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी की घटना फिलिप्स वक्र के अंतर्निहित सिद्धांत को सिद्ध करती है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है वो किसी भी प्रकार के फिलिप्स वक्र के में अंतर्निहित सिद्धांत को सिद्ध नहीं करती है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विभिन्न आकार, वर्गों, सामाजिक समूहों द्वारा परिचालन जोतों की संरचना से संबंधित आंकड़ों के संग्रह के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। दूसरा, यह भारत में प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। तीसरा, प्रथम वर्ष जनगणना वर्ष 1950-1951 में आयोजित की गई थी। तो इनमें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो कृषि जनगणना होती है उसके संदर्भ में बताना है दोस्तों। पहला जो दिया है कि इसमें विभिन्न आकार, वर्गों, सामाजिक समूह द्वारा जो परिचालन जोतों की संरचना से संबंधित आंकड़े जो होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही दोस्तों। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि यह भारत में प्रत्येक 5 वर्ष
वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि कुछ समय पहले क्या होता था, जो पंचवर्षीय योजना वो आयोजित की जाती थी, यानी कि उसमें यही संबंधित होता है। और जो इसमें दोस्तों तीसरा दिया है कि प्रथम कृषि जनगणना 1950 से 1951 में आयोजित की जाती है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 1950 और 1951 ना होकर दोस्तों 1970 से 1971 में आयोजित की गई थी प्रथम जो जनगणना की गई थी कृषि वाली। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल ए को 2 सही है। तो अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान या प्रावधानों पर बल दिया गया था। पहला दिया कि औद्योगिक क्षेत्र पर राज्य का पूर्ण अधिकार, दूसरा क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना, तीसरा अधिशेष औद्योगिक उत्पादन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1, 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना है आपको कौन सा आंसर इसका सही। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 है, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो दोस्तों इसमें 3 श्रेणी किए गए। पहली श्रेणी वो होगी जिसमें राज्य के स्वामित्व संचालित होंगे, दूसरी श्रेणी वो होगी जिसमें उद्योग शामिल होंगे, और तीसरी श्रेणी वो होंगे जो जिनमें दोस्तों नवीन उपक्रम स्थापित करने की पहल होगी, और जो निजी क्षेत्र होंगे उनके द्वारा उसका जो विकास होगा वो किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि उद्योग क्षेत्र पर राज्य का पूर्ण अधिकार होगा, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि उद्योग क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार राज्य का नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनमें राज्य का पूर्ण अधिकार नहीं है, कुछ हैं जिनमें राज्य का पूर्ण अधिकार है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना, तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो उद्योग नीति होती है उसमें होता क्या है कि जो जितने क्षेत्र होते हैं उसकी समानता को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि अधिशेष औद्योगिक उत्पादन, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा इस्तांबुल सम्मेलन संबंधित है। ए सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और नियंत्रण से, बी परमाणु शस्त्रों के प्रसार के नियंत्रण से, सी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम से, और डी डिजिटल पायरेसी पर कठोर कार्रवाई करने से। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही दिया है। इस्तांबुल सम्मेलन, इस्तांबुल सम्मेलन जो होता है दोस्तों वो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम से संबंधित है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये अब देखिए कि जो हाल ही में सुर्खियों में रहा क्यों आया था, क्योंकि दोस्तों इस्तांबुल सम्मेलन जो है इससे पोलैंड ने दोस्तों हटने के लिए जो निर्णय लिया था दोस्तों, इसलिए ये सुर्खियों में आया था। यानी कि इसका सही आंसर तो हो गया दोस्तों अपना आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसी एक किन्हें ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के रूप में जाना जाता है। पहला दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विश्व बैंक और तीसरा विश्व आर्थिक मंच। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखिए कि जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है इसके रूप में अपन को बताना कि कौन कौन जाने जाते हैं। तो पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ये बिल्कुल सही। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसको पहले किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में जाना जाता था, यानी कि IRBD के रूप में इसको पहले जाना जाता था, लेकिन अब इसको क्या जानने लगा, विश्व बैंक के रूप में सब कुछ जानने लगी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1944 में हुई थी, और इसमें दोस्तों 1944 में ही हुई थी, और 44 देश भी उसमें उस समय सम्मिलित थे, और उन्हीं के द्वारा जो है इकट्ठा होकर वो स्थापना की गई थी। इसकी वो हुई थी दोस्तों कहाँ, ब्रिटेन के वुड्स में हुई थी दोस्तों, बैठक आयोजित हुई थी, इसलिए इसको इसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो इसमें तीसरा है कि विश्व आर्थिक मंच जो है वो इसके संबंध में आता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1944 में ना होकर 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि 44 में। और ये जो दोस्तों होती है एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO से ये, और ये जो होती है एक सदस्यता आधारित संगठन है, यानी कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा, यानी कि तीसरा इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी है। पहला दिया है औषधियों का अनुचित उपयोग, दूसरा औषधीय अपशिष्ट द्वारा संदूषित जल, तीसरा पशुपालन में प्रयुक्त प्रतिजैविक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है कि केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आप बताना कि कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों आप अपन को बताना कि रोगाणु रोधी जो प्रतिरोधी है, तो इसके संदर्भ में बताना कि कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया कि औषधियों का अनुचित उपयोग करना, तो ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि औषधियों का अधिक उपयोग करना, कम उपयोग करना या उसका दुरुपयोग करना, तो वो प्रतिरोध के विकास को प्रेरित करता है।
और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया कि औषधि अपशिष्ट द्वारा संदूषित जल, तो ये वाला बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों जो संदूषित जल होता है उससे भी जो प्रतिरोधी होती है उसका भी पता चल जाता है। और दोस्तों जो इसमें तीसरा दिया है कि पशुपालन में प्रयुक्त प्रतिजैविक, तो ये वाला भी बिल्कुल सही, क्योंकि होता क्या है कि उप चिकित्सीय खुराक का उपयोग किया जाता है इसमें प्रतिजैविक के रूप में पशुपालन में, और जिसके परिणामस्वरूप होता क्या है कि प्रतिरोधी जो सूक्ष्म जीव वो विकसित हो सकते हैं, जिनका प्रसार जो होता है मानव में हो सकता है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। पहला दिया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर है, दूसरा विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी, तीसरा किसी देश के आयात में वृद्धि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो देश की जो मुद्रा होती है विनिमय, उसके दर को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो पहला जो है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में जो प्रचलित ब्याज दरें होती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी करना, ये भी बिल्कुल सही है। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया कि किसी देश के आयात में वृद्धि करना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों कारक जो होते हैं वो देश की जो मुद्रा विनिमय होती है उसको प्रभावित करते हैं दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा आई कॉमेट अभियान का उद्देश्य है। ए ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ना, बी अपने परिवेश में पर्यावरण दिवस पर कम से कम एक पौधे का रोपण करना, सी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना, डी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना। तो इसमें से बताना दोस्तों आपको कौन सा सही आंसर। तो अब अपन को बताना है दोस्तों कि आई कॉमेट अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है कि ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ना। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो और अब अपन देखिए कि ये चालू कब हुआ था दोस्तों। ये अभी हाल में जो 5 जून को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उस समय आई कॉमेट जो है ये अभियान चालू किया गया था और उसका उद्देश्य था कि ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ना। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो है इसमें बहुत से जो नियम है और इसमें जो बहुत सी योजनाएं सम्मिलित की गई, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गया, सौभाग्य योजना हो गया, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी यानी कि सभी को सस्ती एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति यानी कि उजाला जिसको है, और जो अटल ज्योति योजना हो गया, सौर पार्क हो गया, इन सभी को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल में सुर्खी में रहने वाले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे प्रतिभागी सदस्यों के मध्य तकनीकी ज्ञान की आसान पहुंच और हस्तांतरण के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विपणन शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रतिस्थापित करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें जो पहला दिया है कि इसे प्रतिभागी सदस्यों के मध्य तकनीकी ज्ञान की आसान पहुंच और हस्तांतरण के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी के रूप में भी स्थापित किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको दोस्तों पूर्णतः जो भारत सरकार है उसके स्वामित्व वाली कंपनी में स्थापित किया गया, ना कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में। तो यानी कि पहला वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की विपणन शाखा तो है दोस्तों, लेकिन इसको एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रतिस्थापित करेगी, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी बनी रहेगी अपने स्थान पर, तो यानी कि प्रतिस्थापित बिल्कुल नहीं करेगी इसके आने के बाद भी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सभी परिवारों की व्यक्तिगत प्रायोज्य आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निम्नलिखित में से किन को घटाया जाना आवश्यक है। पहला दिया है कि परिवारों द्वारा किए गए शुद्ध ब्याज भुगतान, दूसरा निगम कर, तीसरा फर्मों द्वारा अर्जित लाभ का अवितरित भाग, और चौथा व्यक्तिगत कर और गैर कर भुगतान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसलिए दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो यदि अपन को राष्ट्रीय आय निकालनी है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रायोज्य आय ज्ञात करना है अपन को सभी परिवारों को, तो उसके लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। पहला जो दिया है कि परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान, इसको घटाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो निगम कर है इसको घटाना पड़ेगा, और जो फर्मों द्वारा जो अर्जित लाभ है उसका जो अवितरित भाग है, यानी जो कहीं भी बांटा नहीं गया है,
उसको भी घटाना पड़ेगा। और जो दोस्तों इसको चौथा है कि व्यक्तिगत कर और गैर कर भुगतान जो है वो भी घटाना पड़ेगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी कि 1, 2, 3 और 4, यानी चारों को घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह आर्थिक रूप से उचित लेकिन कम वित्तीय व्यवहार्यता वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की सहायता हेतु प्रदत्त वित्तीय अनुदान है। दूसरा दिया है कि वित्त पोषण की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत की अधिकतम 50% है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो अब इसमें शब्द आया है कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण। तो अब ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये एक ऐसी व्यवस्था कहलाती है जिसमें विलंबित रूप से मिलने वाले जो अनुदान होते हैं वो कहलाते हैं व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि यह आर्थिक रूप से उचित लेकिन कम वित्तीय व्यवहार्यता वाली अवसंरचनात्मक परियोजना की सहायता हेतु प्रदत्त वित्तीय अनुदान है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो इसमें दूसरा दिया कि वित्त पोषण की अधिकतम सीमा जो है कुल परियोजना लागत की 50% है, तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है, क्योंकि 50% ना होकर दोस्तों इसको 20% किया गया है। हालांकि भविष्य में इसको 30% करने तक के लिए कहा गया है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 केवल 1। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यह देश की 700 मेगावाट की प्रथम इकाई है और स्वदेशी रूप से विकसित दावित भारी जल रिएक्टर का सबसे बड़ा संस्करण है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा परियोजना की इस इकाई ने अपनी प्रथम क्रांतिकता प्राप्त की है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र का वर्णन किया जा रहा है? ए नरवारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सी काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र और डी दिया है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि जो गुजरात में वो कौन से ऊर्जा परमाणु संयंत्र है। गुजरात में जो कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इसमें इसका यानी कि दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दोस्तों अब देखिए अपन इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे। देखिए जो गुजरात यानी कि गुजर गया और जो काकरा यानी कि काका जो है वो पार, काकरा पार यानी काका जो है वो पार हो गए यानी कि वो गुजर गए। तो इस प्रकार आपको तुरंत याद हो जाएगा जो काका पार यानी कि काका जो है वो पार हो गए यानी कि वो गुजर गए यानी कि गुजरात राज्य में स्थित हो गए। अब जो पहला है इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, जो नरोरा परमाणु हुए ये कहाँ पे दोस्तों, ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। वो कैसे? नरोरा यानी कि इसमें शब्द है नरो। इसका अर्थ है कि जब तुमने उत्तर दे दिया यानी कि उत्तर प्रदेश, जब तुमने उत्तर दिया तो क्यों रो रहा है? ना रो रहा है यानी कि क्यों रो रहे हो तुम, जब तुमने उत्तर दिया तो क्यों रो रहे हो यानी ना रो। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ हो गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हो गया। और अब अपन देखते हैं कि इसमें जो तारापुर परमाणु ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र का है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिए तारापुर यानी कि इसमें शब्द आया तारा, तो तारा क्या है? एक महान चीज है, यानी तभी तो वो ऊपर है ना दोस्तों, यानी कि महान चीज है यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। और काकरा पार अपन याद कर लिए कि काका जो होगा पार होगा यानी कि गुजर गया यानी कि गुजरात हो जाएगा। और जो चौथा है कि कैगा परमाणु जो है वो कहाँ का है? कर्नाटक का है दोस्तों। कहाँ का दोस्तों? ये कर्नाटक का है। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए जो कैगा मतलब कि कह गया कि वो नाटक करके चला गया, कह गया यानी कैगा कि वो नाटक करके चला गया यानी कर्नाटक, वो नाटक करके चला गया यानी कर्नाटक हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको सभी याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। और दोस्तों यदि आपको किसी भी संबंधित से आपको यदि ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो उस टॉपिक में मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर से कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी कि IBEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेवल के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। दूसरा दिया है कि IBEF पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वामित्व अधीन और नियंत्रित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो शब्द है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1996 में हुई थी। तो और अब अपन इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या संदर्भित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि यह विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेवल के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। तो ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि ये निवेश ही करती है और उसको जो निवेश करते हैं लोग उसको प्रोत्साहित भी करती है उन एजेंसियों को। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि IBEF पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वामित्व अधीन और नियंत्रित होती है। तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में बागवानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि भारत विश्व में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा दिया है कि बागवानी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और
दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। देखिए इसमें जो बागवानी क्षेत्र के संदर्भ में आया दोस्तों ये क्या है, तो इसमें जो पहला दिया है कि भारत विश्व में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये दोस्तों पहला वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक देश बन रहा है, ना कि है अभी। सबसे बड़ा यदि उत्पादक देश अभी हाल ही में देखें तो वो है दोस्तों चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है दोस्तों। जिसमें दूसरा दिया कि बागवानी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब देखिए अपन की जो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें कितने जो उत्पाद है वो कितने इसमें समर्थ यानी कवर किए गए। तो दोस्तों इसमें 24 उत्पाद जो है वो इसमें कवर किए गए। अपन देखिए जो 7 प्रकार के वो अन्य के अन्य, जैसे कि अन्य में कौन कौन दोस्तों, धान हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी हो गया। और इसमें देखिए कि अपन 5 प्रकार के क्या है दोस्तों, इसमें 5 प्रकार की दालें हैं। दालें में कौन कौन आती है दोस्तों, चना की दाल आती है, अरहर यानी कि तुअर की दाल, मूंग, उड़द और मसूर की दाल आती है। और इसमें दोस्तों 8 प्रकार की तिलहनें आती है। तिलहनों में कौन कौन आती है, मूंगफली हो गई, राई यानी कि सरसों और तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल और कुसुम बीज और नाइजर सीड आता है। और दोस्तों अपन और इसमें देखिए क्या भी, और इसमें 4 और अभी बचे हैं, तो वो आते हैं खोपरा यानी कि जिसको गिरी बोलते हैं, कच्ची कपास, कच्चा जूट और जो तंबाकू आता है वो भी दोस्तों यहाँ तक कि एमएसपी में आता है, लेकिन बागवानी फसल बिल्कुल नहीं आता। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो गया था अपना, आंसर नंबर बी हो गया था, केवल 2 हो गया था। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि ए में देश बी की तुलना में मुद्रास्फीति यानी कि मूल्य में वृद्धि हो जाए कि दर अधिक है और दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर है, तो यह मानते हुए कि दोनों देशों में मंदों की प्रारंभिक कीमतें समान हैं, दोनों देशों के मध्य व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। ए नंबर दिया है कि देश बी की तुलना में देश ए के लिए अधिक वस्तुएं निर्यात करना अनुकूल है। बी नंबर देश बी से देश ए को होने वाले निर्यातक में वृद्धि होगी। सी दिया है कि देश ए के लिए अधिशेष व्यापार संतुलन उत्पन्न होगा। और डी दिया है कि कथन ए और सी दोनों होंगे। तो अब अपन देखें कि इसमें दोस्तों आया है कि देश ए और देश बी की तुलना में मुद्रास्फीति की दर जो है वो अधिक होगी, यानी कि देश ए में अधिक है तो देश ए में ही क्या होगी, निर्यात की वृद्धि भी अधिक होगी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा कि देश ए से देश बी को होने वाले जो निर्यात है उसमें वृद्धि होगी। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार के उपकरण हैं। दूसरा दिया है कि इन्हें केवल निगमों द्वारा जारी किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें कह रहा कि वाणिज्यिक पत्र। अब वाणिज्यिक पत्र दोस्तों क्या कहलाता है? वाणिज्यिक पत्र एक प्रतिभूत या अप्रत्याभूत जो मुद्रा बाजार साधन होता है, ना कि दोस्तों पूंजी बाजार उपकरण होता है। यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि एक वचन पत्र के रूप में इससे जारी किया जाता है वाणिज्यिक पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं, यानी कि सीपी बोलते हैं इसको। और जो दूसरा दिया है कि इन्हें केवल निगमों द्वारा जारी किया जा सकता है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल शब्द आया, केवल शब्द जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसको निगमों द्वारा जारी ना करके दोस्तों इसको कारपोरेट कंपनी हो गई, प्राथमिक डीलर हो गया यानी कि पीडी जिसको बोलते हैं, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हो गई, इनके द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में विनिमय दर प्रणाली के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपए का मूल्य ब्रिटेन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण पाउंड स्टर्लिंग से संबंधित है। दूसरा दिया है कि वर्तमान भारत में डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो विनिमय दर प्रणाली है, इसमें जो फ्लोटिंग विनिमय दर जो है प्रणाली है उसका अनुपालन किया जाता है। अब इसमें जो दोस्तों फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली ये क्या कहलाता है? इसमें जो फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली है ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें केंद्रीय बैंक विनिमय दर की को बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित करने की अनुमति देता है, परंतु दर को प्रभावित करने के लिए समय समय पर इसमें हस्तक्षेप करता है, वो कहलाती है फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली। इसको एक और फ्लोट इसको जानते हैं दोस्तों, जो डर्टी फ्लोटिंग है इसके नाम से भी जाना जाता है। यदि एक बार सजा कि डर्टी फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर, तो दोनों के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें देखिए जो पहला है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपए का ब्रिटेन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण पाउंड
स्टर्लिंग से संबंधित तो था, लेकिन वो विनिमय दर प्रणाली से ना होकर दोस्तों वो थी ब्रिटेन की जो वुड्स प्रणाली थी उसके तहत थी। यानी कि दोस्तों पहला वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी केवल 1 हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीमतों के स्थिर समुच्चय के आधार पर की जाती है। दूसरा दिया कि किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सदैव उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखिए इसमें जो पहला दोस्तों दिया है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू की जो जनगणना की जाती है उसकी स्थिर समुच्चय के आधार पर की जाती है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सदैव वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद होता है वो कभी कभी अधिक भी हो सकता है, यानी कि मुद्रास्फीति हो सकता है, और कभी कभी कम भी हो सकता है, मतलब कि अपस्फीति भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों जो इसका दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसके समायोजन से सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, यानी किया जाता है? ए दिया है शुद्ध प्रत्यक्ष करों से, बी मूल्यह्रास, सी मुद्रास्फीति की दर से, और डी दिया है विदेश में निवल कारक आय से। तो इसमें दोस्तों बताना है सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें राष्ट्रीय आय बताना है, यानी कि पूरे राष्ट्र के नहीं देश के बताने। तो उसके लिए सही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, कि विदेश से निवल कारक आय, जो विदेश से दोस्तों धन आता है उसी से जो सकल राष्ट्र यानी जो राष्ट्र के सकल आय उत्पाद है वो ज्ञात की जाती है। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि भारत का संविधान अधिदेश करता है कि बजट में राजस्व खाते पर भारित व्यय को अन्य व्यय से पृथक करना चाहिए। दूसरा दिया है कि केंद्र और राज्य दोनों ही भारत के संचय निधि की प्रतिभूत पर बाह्य ऋण ले सकते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना कि कौन सा आंसर इसका सही। दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि भारत का संविधान अधिदेश करता है कि बजट में राजस्व खाते पर भारतीय व्यय को अन्य व्यय से पृथक करना, मतलब कि जो राजस्व बजट है और अन्य व्यय जो है उसको अलग अलग करना। तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि केंद्र और राज्य दोनों ही भारत के संचय निधि के प्रतिभूत पर बाहर ऋण ले सकते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। भारत के संचय निधि से केंद्र ले सकता है, ना कि राज्य। राज्य जो होगा वो अपनी राज्य की सूची से संचय निधि से लेगा, ना कि भारत के संचय निधि से ऋण ले सकता है। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेडिसिन पेटेंट पूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है। दूसरा दिया है कि यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने और उनका विकास सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए जो मेडिसिन पेटेंट पूल है यानी कि MPP, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? इसमें होता क्या है कि दोस्तों ये एक सार्वजनिक यानी कि यह एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है। ये बिल्कुल सही है, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने और उनका विकास जो है वो सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत करता है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1 और 2 दोनों से हो जाएगा। और अब अपन देखिए जो मेडिसिन पूल है इसमें जो होता क्या है कि इसके द्वारा जो है HIV हो गया, तपेदिक, हेपेटाइटिस C के लिए जो जेनेरिक दवाएं हैं इनके निर्माण को सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि ये दोस्तों क्या हो जाए, ये सस्ती हो जाए थोड़ा बहुत। इसलिए इसका जो मेडिसिन पेटेंट पूल है ये बहुत लाभदायक है। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया कि CSR व्यय भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में अपना कार्यकाल स्थापित करने वाली विदेशी कंपनी पर भी लागू होता है। दूसरा, भारत CSR को निगमित संस्थाओं के लिए संविधिक दायित्व के रूप में स्थापित करने वाला प्रथम देश है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि CSR व्यय जो है वो भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने वाली विदेश कंपनी पर भी लागू होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये जो है भारत की जो कंपनी अधिनियम है वो 2013 के अंतर्गत ये कहा गया है। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि CSR को निगमित संस्थाओं के लिए संविधिक
दायित्व के रूप में स्थापित किया गया, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एकीकृत करने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक पोर्टल है। दूसरा दिया कि इसे एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि ATIF के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर। लेकिन जो इसमें दोस्तों दिया कि राष्ट्रीय जो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ये दोस्तों क्या है? तो इसमें जो है कि यह मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एकीकृत करने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक पोर्टल है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और इसमें जो दूसरा दिया कि इसे एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो नाम है वो भले एक आभासी बाजार है, परंतु ये एक भौतिक यानी बाजार जो होते मंडी तक पहुंच प्रदान करता है। तो अब अपन देखें तो यानी कि इसका दोस्तों प्रदान करता है, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 से कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मिसियस है। ए सौरवृक्ष, बी विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह, सी पृथ्वी का निकटवर्ती क्षुद्र ग्रह, डी चीन का मानव युक्त चंद्र अभियान। तो इसमें से बताना कि दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही है। अपन देखें दोस्तों जो मिसियस है ये क्या है दोस्तों, यानी कि ये जो है विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह है, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसको अपन देखें तो इसको 2016 में जो है चीन ने प्रक्षेपित किया था, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 है कि श्रम बल का अनियंत्रितकरण संदर्भित करती है। ए श्रम बल के औपचारिकरण से औपचारिक क्षेत्र में निरंतर अंतरण होने की स्थिति, बी नियमित वेतनभोगी रोजगार से अनियमित और अनुबंध वाले पदों पर श्रम का अंतरण, सी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कार्यबल में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अनुपात से अधिक हो जाता है, डी नंबर है कि स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और श्रम बल का यूनियनाइजेशन। तो इन्हें से बताना है कि जो श्रम बल है दोस्तों वो क्या कहलाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका बी हो जाएगा कि नियमित वेतनभोगी रोजगार से अनियत और अनुबंध वाले पदों का श्रम का अंतरण करना है, यानी कि आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अपन देखिए दोस्तों जो इसमें श्रम बल है इसमें होता क्या है, जो अनियत है, इससे शब्द आया कि जो अनियत है, अनियत में जो कौन से श्रमिक आते हैं, तो अनियत श्रमिक को सीधे दूसरों के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अपन अनियमित। और जो दोस्तों होते क्या है, इन्हें मजदूरी का भुगतान दैनिक व अवधिक प्रकृति के आधार पर किया जाता है, और दिहाड़ी कमाने वाले सभी कर्मचारी और कुछ श्रेणी के संविदा कर्मचारी दिहाड़ी मजदूर कहलाते हैं, यानी कि अनियमित मजदूर कहलाते हैं। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है। दूसरा अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। तीसरा है कि आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर जबकि निगम कर क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। उपरोक्त कथन में से कौन सा से सही है? ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब हम देखें दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर ये क्या कहलाते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष कर वो कहलाता है जिसमें कराघात और करापात जो होते हैं एक ही व्यक्ति पर आरोपित किए जाते हैं, वो कहलाता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो करापात और कराघात होते हैं ये दोनों को अलग अलग किया जाता है, यानी दो व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति को सीधे सीधे ये लगाया जाता है। और दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर में होता क्या है कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें प्रतिगामी होता है। प्रतिगामी कहने का मतलब है कि सभी व्यक्ति वो अमीर हो या निर्धन हो सभी को एक ही समान कर चुकाना होगा, वो कहलाता है प्रतिगामी। और जो अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर में कहता है जो अधिक आय वाले व्यक्ति हैं उनसे अधिक कर लगेगा और जो कम आय वाले हैं उनसे कम टैक्स लगेगा। और जो तीसरा है इसमें कि आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, ये बिल्कुल सही है, जबकि निगम जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। आयकर और निगम कर जो है दोनों दोस्तों प्रत्यक्ष कर है, जबकि अप्रत्यक्ष कर देखें तो अप्रत्यक्ष कर जो है दोस्तों वो GST यानी कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स यानी कि वस्तु और सेवा जो है वो कहलाते हैं, वस्तु और सेवा कर जो है वो कहलाते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला गलत है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है कि डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डेरिवेटिव ऐसी प्रतिभूतियां हैं जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या मापदंड से अपना मूल्य प्राप्त करती हैं। दूसरा है कि भारत में डेरिवेटिव को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि
सेबी दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब हम देखिए इसमें जो दोस्तों डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न के संदर्भ में दिया है, तो यह एक ऐसी प्रतिभूति है जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या मापदंड से अपना मूल्य प्राप्त करती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि भारत में डेरिवेटिव को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी दोनों द्वारा विनिमय किया जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही। तो दोस्तों पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हेतु बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है? ए दिया है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को शामिल करने की, बी दिया है कि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को घटाने की, सी दिया है कि अप्रत्यक्ष कर को शामिल करने और सब्सिडी को घटाने की, और डी दिया है अप्रत्यक्ष कर को घटाने और सब्सिडी को शामिल करने की। तो इन्हें से बताने के लिए दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर है। तो अब हम देखिए दोस्तों इसमें शब्द है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद वह अंश कहलाता है जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को उपार्जित मतलब कि सरकार के पास जाता है और उसकी गणना करने के क्रम में उन्हें बाजार मूल्यों पर मूल्यांकित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका अपन देखिए तो ये क्या है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष कर को घटाने और सब्सिडी को शामिल करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब सरकार वर्तमान में ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर उसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसा वर्तमान में कर वृद्धि से वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से होता है। प्रभावी रूप से कराधान और ऋण सरकार के व्यय के वित्त पोषण के समतुल्य साधन है। उपरयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? ए दिया कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, बी कुजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, सी सोलो ग्रोथ मॉडल और डी रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस। तो इन्हें बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही। तो इसमें देखिए दोनों आ रहा कि बराबर की बात हो रही कि वैसे जैसा इस बार वैसा उस बार, यानी कि जैसा अभी करेंगे वैसा वर्तमान में वृद्धि होगी, यानी कि दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंस की बात होगी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस की बात हो रही है। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, जबकि विश्व व्यापार संगठन और इसके समझौतों के अंतर्गत सेवाओं के व्यापार और बौद्धिक संपदा भी शामिल होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों कि इसमें कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है द्वारा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते पर प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा कह रहा है कि इनके समझौते के अंतर्गत सेवाओं के व्यापार एवं बौद्धिक संपदा भी शामिल किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंस नीति यानी कि हेल्प की विशेषता है या है? पहला दिया है प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए पृथक लाइसेंस का प्रावधान करना। दूसरा है कि लागत की वसूली के बाद सरकार और अनुबंधकर्ता के मध्य लाभ का सहभाजन करना। तीसरा है कि वर्ष भर अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है ए नंबर दिया है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें कि इसमें जो है कि जो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण है इसके बारे में कह रहा कि प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए पृथक लाइसेंस होना। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। कितने भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो लेकिन उसके लिए एक ही प्रकार का लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि लागत की वसूली के बाद सरकार और अनुबंधकर्ता के मध्य लाभ का सहभाजन किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, किसी भी प्रकार का लाभ का सहभाजन नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो तीसरा है कि यानी कि दोस्तों पहला दूसरा गलत हो गया। और इसमें तीसरा है कि वर्ष भर अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने की स्वतंत्रता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी केवल 3 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 बजटीय घाटे के संदर्भ में प्राथमिक घटक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि प्राथमिक घाटा ब्याज अदायगी के पश्चात
उपयोग हेतु उपलब्ध कुल सरकारी ऋण है। दूसरा भारत में प्राथमिक घाटा सदैव राजकोषीय घाटे से अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर। तो इसमें जो बजटीय घाटे है उसके संदर्भ में बताना है कि प्राथमिक घाटा जो होता है ब्याज अदायगी के पश्चात उपयोग हेतु उपलब्ध कुल सरकारी ऋण है, ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि जो अदायगी मतलब कि जो अपन दूसरों को देते हैं ब्याज, जो पैसा देते हैं उसके बाद जो पैसा बचता है वो पूरा सरकार का ही कहलाता है। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि भारत में प्राथमिक घाटा जो है वो सदैव राजकोषीय घाटे से अधिक होता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। कभी कभी कम भी हो सकता है, कभी बराबर भी हो सकता है, कभी अधिक हो सकता है दोस्तों, यानी कि ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर एक केवल एक हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जैसे कि इंडसेट 2020 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा दिया कि यह विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखिए जो इंडसेट 2020 है इसका मतलब क्या है दोस्तों। इंडसेट, इंड मतलब के दोस्तों है इंडिया और सेट का मतलब है कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, यानी कि SAT, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होगा कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट यानी 2020 है। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि ये जो शिक्षा मंत्रालय है उसके एक पहले, यानी कि इसका पहले नाम था दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि यह विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये जो परीक्षा होती है वो किसके द्वारा ली जाती है? जो भारत के जो विश्वविद्यालय और उसमें जो अध्ययन छात्र हैं उनकी जो वो परीक्षा ली जाती है ताकि वो विदेश में जाके पढ़ सके, उनको छात्रवृत्ति मिल सके। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक और दो दोनों जगह। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है सम्मिश्र अर्थव्यवस्था के संबंध में अंतरण अदायगी संदर्भित करता है। ए ऐसी प्राप्तियों को जो वर्तमान या भविष्य में इनके बदले बिना किसी भुगतान की बाध्यता के प्राप्त होती है। दूसरा घरेलू फर्मों के द्वारा विदेशों में परिचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त वाणिज्यिक उधारियां। सी नंबर है कि सरकार के द्वारा बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण। और डी है कि उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को किए गए भुगतान से। तो इन्हें दोस्तों बताना है कि जो अदायगी यानी अंतरा अदायगी ये दोस्तों क्या है। अंतरा अदायगी जो होता है दोस्तों एक जो देश के निवासी को प्राप्त होता है, नहीं देश के जो निवासी उन्हीं को प्राप्त होता है, ये विदेशों को प्राप्त नहीं होता है। यानी कि दोस्तों अपन देखें कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए कि यह एक ऐसी प्राप्तियां हैं जो वर्तमान या भविष्य में इनके बदले किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा, उसके बदले अपन को पैसा मिलेगा बल्कि और भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों होता क्या है, जैसे कि अपन देखेंगे जो पेंशन भोगी होते हैं, विधवा होते हैं, रोगियों, बेरोजगार हो, इनको जो क्या होते हैं दोस्तों पेंशन और भत्ते दिए जाते हैं, वही कहलाती है दोस्तों अंतरण अदायगी कहलाती है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 45 से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए पहला दिया है कि विनिवेश, दूसरा व्यय कम करना, तीसरा कर की दरें बढ़ाना और चौथा सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। उपर्युक्त में से किन कार्रवाइयों को सरकार द्वारा अपना घाटा कम करने हेतु अपनाया जाता है? ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 2 और 3। तो इन्हें बताना कि कौन सा इसका सही आंसर। तो दोस्तों यदि सरकार को अपना घाटा कम करना है तो उसको विनिवेश करना पड़ेगा, व्यय में कम करना पड़ेगा और जो कर की दरें हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसका घाटा बढ़ेगा और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है कि चैंपियन सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह केंद्रित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना हेतु एक प्रयास है। और दूसरा है कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से बताना है कि ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखिए कि इसमें पहला दिया है दोस्तों कि अब अपन देखिए दोस्तों इसमें पहला दिया है यह केंद्रित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना हेतु एक प्रयास है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, चैंपियन सेवा क्षेत्र। और दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि ऐसे क्षेत्र की पहचान करने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। राज्यों के नाम को दोस्तों ये केंद्र को प्रदान किया गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। और पहला वाला दूसरा वाला जो है दोस्तों इसका गलत हो गया। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 47 है कि वस्तु एवं सेवा का यानी कि जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि जीएसटी अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल
मूल्यवर्धन पर आरोपित कर है। दूसरा दिया है कि यह गंतव्य आधारित कर है। तीसरा, राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी कि CGST यानी कि स्टेट GST केवल तभी लागू होता है जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर अवस्थित होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? A 1, 2 और 3, B केवल 2, C केवल 3, D 1, 2 और 3। तो इन्हें से बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि GST के बारे में बताना है कि GST अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा कि यह गंतव्य आधारित कर है, ये बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि जहां लास्ट बार जो सामान होता है जहां लास्ट बार जाता है तो वहीं से पूरा उसका कर लगता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें तीसरा कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर केवल तभी लागू होता है जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर अवस्थित होते हैं, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। यानी कि और दोस्तों अपन देखें जो GST ये दोस्तों क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, अभी अपन ने ऊपर ही देखा था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है कि यह एक प्रकार का सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी कि PPP मॉडल है जिसमें सरकार एक निश्चित अवधि तक निश्चित राशि का भुगतान करती है और फिर शेष अवधि में परिवर्तनीय राशि का भुगतान करती है। शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों और विकासकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। वित्तीय जोखिम निजी अभिकर्ता और सरकार दोनों द्वारा साझा किया जाता है। उपरोक्त कथन उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस PPP मॉडल का वर्णन किया जा रहा है? ए दिया कि हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल, बी इंजीनियरिंग प्रोडक्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC मॉडल, और तीसरा है सी नंबर है कि बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर, और इसमें और डी है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल यानी कि O&M मॉडल पर। तो इसमें वर्णन किया गया है वो क्या गया है दोस्तों, आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल। इसमें दोस्तों होता क्या है कि इसमें सबसे पहले सरकार क्या होती है, जो भी परियोजना लागू करती है उसमें दोस्तों 40% जो होती है वो उसका भुगतान कर देती है। उसके बाद जब जो कार्य पूरा हो जाता है और उसके बाद जैसे कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद दोस्तों ये 60% जो बचा रहता है उसका भी भुगतान करती है दोस्तों। और यदि जो बीच में बाधा आती है यानी जो भी होता है वहम होता है जो जोखिम होता है तो वो दोनों होता है, यानी कि जो ठेका लेता है और जो सरकार होती है दोनों को साझा करना पड़ता है। यदि मान के चलो 20,000 का यदि नुकसान हो रहा है तो 10,000 ये जो व्यक्ति लिए ठेका वो सहेगा और 10,000 सरकार सहेगी, यानी कि दोस्तों हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर आधारित है PPP। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में खाद्यान्न प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? पहला दिया है उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, दूसरा दिया है पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करना, तीसरा दिया है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनसे बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही। तो अब हम देखिए जो राज्य होता है उसके कौन कौन से कार्य, उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो तीसरा दिया है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है निश्चित करना राज्य करती है, तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। ये राज्य न करके न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, एक केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व माना जा सकता है? पहला दिया है कि स्वर्ण भंडार, दूसरा जनता द्वारा धारित मुद्रा नोट, तीसरा वाणिज्यिक बैंक को ऋण, चौथा दिया है कि चौथा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 4, डी केवल 2। तीन से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो है दायित्व माना जाता है। इसमें दोस्तों देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 2 प्रकार के दायित्व, 2 माने जाते हैं, पत्र माने जाते हैं। यानी कि एक दायित्व माना जाता है, दायित्व पत्र जो कहलाता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों परिसंपत्ति होती है। अब देखिए अपन की जो दायित्व माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों जनता द्वारा धारित मुद्रा नोट। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो सरकार के पास जमा होता है वो कहलाता है, यानी नगदी पैसा हो गया वो कहलाता है, पूरा दायित्व कहलाता है। और जो उधार देती है वो कहलाती है, यानी कि ऋण हो गया, निवेश हो गया, ये सब कहलाता है दोस्तों। स्वर्ण भंडार हो गया वो सब कहलाता है दोस्तों परिसंपत्ति, यानी कि वो दूसरों की संपत्ति है क्योंकि वो ऋण है, निवेश कर रहे हो, और स्वर्ण भी दूसरों का है, यानी कि जो दूसरों का होता है वो कहलाते हैं परिसंपत्ति, और जो खुद का होता है यानी कि मुद्रा नोट वो खुद छापते हैं। हो जाएगा दोस्तों आंसर में डी केवल 2 हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे आपको तुरंत मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।